तो ये है मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। लेकिन इस डिप्लोमेसी की अभी जरूरत क्या पड़ी, विपक्ष ये पूछ रहा है। दूसरी तरफ कई लोग इसको कह रहे हैं कि बड़ा एड्रॉइट है, मैग्नानिमस है। इस तरह की अप्रोच, ऐसी ही अप्रोच की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ ऐसे ही रहा जाता है। और देखिए, मोदी से सीखिए कि वहां प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और उन्होंने एक सरप्राइज विजिट के तहत वहां पहुंचना आवश्यक समझा। और इसी तरीके से जब दो बड़े लीडर्स आपस में मिलते हैं तो कुछ वो नतीजे निकलते हैं जो दो देश चाहते हैं। क्या वाकई ऐसा होने वाला है ये सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज तक ही महदूद रहने वाला है? सिर्फ एक दूसरे से हाय हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू वेरी मच, आप फिर कब आएंगे और हम फिर कब मिलेंगे, तक ही ये सीमित रहने वाला है? या वाकई इससे कुछ वो हासिल होगा जो भारत, खास तौर से भारत और पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हासिल हो? 11 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अचानक लाहौर में लैंडिंग और मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। तो क्या अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी? पाकिस्तान के आपसी विवाद खत्म होने के कगार पर है क्या? और क्या पाक दाऊद और हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा? मोदी की इस औचक यात्रा से ऐसे सवाल हवा में तैरने लगे हैं। इसी पर खास पेशकश। भारत ने बढ़ाया एक और कदम। लाहौर में मोदी की लैंडिंग। मोदी ने शरीफ का न्योता किया कबूल। काबुल से लौटते वक्त लाहौर में रुके। पाक से रिश्ते सुधारने के लिए भारत की बड़ी पहल। भारत और पाकिस्तान के गिले शिकवे होंगे दूर। खत्म होगी भारत पाक के बीच की दूरी। दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। मुलाकात कितनी होगी कामयाब? मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी। जी, तो ये मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी है। इसके पहले पाकिस्तान जाने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और आज जन्मदिन है पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब का भी, और आज जन्मदिन नवाज शरीफ का भी है। और जन्मदिन के इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं नवाज शरीफ को यह सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। अब देखना यह है कि क्या उनको कोई रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है या वहां से सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करके वो वापस लौट आते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। शाइना एनसी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं। सुरेश बाफना साहब वरिष्ठ पत्रकार, पंकज श्रीवास्तव साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आमिर सुहेल पाक पत्रकार पाकिस्तान के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और डॉक्टर वाइल अवाद भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पंकज साहब, अब सवाल शायद यही बातें और यही जो फोकस बन जाता है कभी मुलाकातों का, इसी से बचने के लिए बैंकॉक में वो एनएसए लेवल की बातचीत हुई थी। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से इनके नुमाइंदे आपस में मिले, मतलब तुरंत एक ऊन का गोला मिल गया और स्वेटर बनाई जानी शुरू हो गई। ये हमारे नीजर्क रिएक्शंस हैं या हम इतना भुगत चुके हैं कि अब छाछ फूकना हमारी मजबूरी है? देखिए, दिक्कत क्या है कि जिस बात से बचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार कि वो पीछे से एक बातचीत होती रहे लेकिन मीडिया में बहुत चर्चा ना हो, लोगों के बीच बहुत चर्चा ना हो, और लेकिन एक बैक ट्रैक डिप्लोमेसी चलती रहे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल लगातार बनाए रखा कि जैसे पाकिस्तान से बात करना गुनाह है। पाकिस्तान से जब तक आतंकवादी सारे आपके जेलों में नहीं आ जाते हैं और सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती, जब तक कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान छोड़ नहीं देता, तब तक पाकिस्तान से बात नहीं
हो सकती। तो आज उसका जो पाठ्यक्रम था आज उसके सामने आईने की तरह खड़ा है, इसलिए उसे समस्या है। कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान होगा कि एक सिर्फ ये बात हुई थी कि जो हुर्रियत है वो इनसे मुलाकात करेगा जब वहां से पाकिस्तान के प्रतिनिधि आएंगे, और उस पर ही कितना बवाल हो गया और फिर वो वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। तो जिस तरह का माहौल आपने बनाया वो आज आपके लिए, जिसको कहते हैं कि भस्मासुर हो जाना, क्योंकि ऐसे तमाम नहीं, नेता तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में भारत या कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी अप्रोच को लेकर पाकिस्तान के तहत कंफ्यूज्ड है, या ये टैक्टिकल था कि पहले जब यूपीए की सरकार थी तो उन्हीं कदमों की आलोचना की गई और अब कमोबेश उसी तरह के कदम अपनाए जा रहे हैं। डॉक्टर वाइल आबाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाइल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप लोग कैसे इसको परसीव कर रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा पाकिस्तान में पत्रकारों का वो भी है जो कह रहा है कि एड्रॉइट है, ये इस तरीके से किया जाना या अभूतपूर्व है और इसके जो नतीजे होंगे वो माकूल होंगे। देख लो, आजकल तो इंटरनेशनल पॉलिसी है और डिप्लोमेसी भी साथ साथ में चलता रहेगा। ये कभी मीडिया के लिए बहुत कम खबर देते, इसलिए आपके लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में जब तक सरकारी मोदी आ गया था उनकी काफी मतलब खबर कम है, इसलिए वहां पर काफी स्पेकुलेशन चल रहा है। ये कभी डाइवर्जन ऑफ अटेंशन हो रहा है, ये कभी कुछ और कर रहा है, या कभी तो जिलजाल में आ रहा है। ये इसलिए उनकी बैक ट्रैक डिप्लोमेसी शुरू करना, क्योंकि पब्लिक डोमेन देने के लिए सेंसिटिव इशू है, तो काफी उनके लिए झगड़ा शुरू हो रहा है। क्योंकि आजकल ये पीपल रिवोल्यूशन हर दुनिया में, वो सोशल नेटवर्किंग काफी है, इसलिए तो काफी इंटरवेंशन हो रहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, इसलिए दोनों देश में दोनों प्रधानमंत्री बैठने के लिए उसके हल लगाने के लिए हम लोग आगे से क्या करना चाहते। ये हमारा देश के अंदर सीरिया के जब तक हमारे हाफिज अल असद प्रेसिडेंट हो, और उन्होंने एक आदमी से पूछा था आप और इजराइल में दोनों को क्यों, आप दोनों राष्ट्रपति बैठने के लिए आप हल कर दो। उन्होंने खुद कहा था ये हमको अगर दोनों को राष्ट्रपति मिलने के लिए बैठने के लिए और हमारे हल नहीं मिला था, फिर बाकी लोग क्या करना चाहते। यहां पर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की उल्टा होगी। ये यहां पर प्रधानमंत्री में आ गया था दोनों, और वहां पर टेबल में बैठे, लेकिन वो मैकेनिज्म लगाना चाहिए जब तक पूरा 70 साल की झगड़ा हो रहा है दोनों देश में, वो बैठने के लिए दोबारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक रोड मैप ना हो कॉन्क्रीट, तब तक इस तरह की मुलाकातों का कुछ हासिल नहीं है। आमिर सुहेल साहब, क्या पाकिस्तान में इसी तरीके से परसीव किया जा रहा है? क्या वहां समझा जा रहा है कि इससे उनकी निगाह में जो मसाइल हैं वो सुलझेंगे, या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है, उनके जन्मदिन के दिन वो पहुंचे हैं तो उनको सिर्फ बर्थडे विश किया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए, एक बड़ी तादाद जो है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो इस सोच को समझते हैं कि यहाँ पर जो है ताल्लुकात को बेहतर बनाए बगैर गुजारा नहीं है, वो ये समझते हैं कि बहुत अच्छा जेस्चर है। लेकिन जिस हालात में और जिस यकदम जो एक तरफ यू टर्न लिया गया है, उसे काफी यहाँ पर तशवीशनाक और शक की नजर से देखा जा रहा है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ पर जो चर्चा यहाँ की जाती है वो ज्यादा इस हवाले से कि उन्होंने सियासी तौर पर और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सतह पर जो है कश्मीर का मसला उसको पसे पुष्ट डालना है। यहाँ पर इस तरह की चर्चा मौजूद है। इन हालात में जब वो एक जाती हैसियत में एक दावत में आते हैं तो उसे जो है वो शक की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मैंने पहले भी यहाँ पर ये कहा कि देखें, ये जो मामलात हो रहे हैं, अब आपको यकदम जो डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं, उसके पीछे इस रीजन में मौजूद जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह बरतानिया, अमेरिका, चीन है, रशिया है। अब आगे चलकर जो एक हमने पिछला सारा अरसा नाम नहाद इस दहशतगर्दी में एक दूसरे पर इल्जामबाजी के चक्कर में सारा कुछ किया, अब मेरा ख्याल है कि अब उसकी गुंजाइश कम रह गई है। जिस तरह की यहाँ तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जो ग्लोबल पावर्स जिनको इकोनॉमिक पावर्स कहा जाता है, जिसमें अमेरिका मुख्य तौर पर, क्या उनके इशारे पर और उनके ठेले जाने पर ये दोनों देश और इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में मिलने को मजबूर हो रहे हैं, या ये इनकी अपनी चाहत है जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है? देखिए, अपनी चाहत तो इनकी ये देख लीजिए कि जो यहाँ पर बीजेपी का स्टांस है और जिस तरह के नारेबाजी करके वो इक़्तिदार में आए हैं, कमोपेश इसी तरह जो है यहाँ पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके बारे में भी यही जो है वो समझा जाता था कि ये कश्मीर के मुद्दे को सबसे सरे फहरिस्त रखकर डिप्लोमेटिक उसे ट्रीट करेंगे, लेकिन वो उस तरह के नताइज नहीं दे सके हैं।
बिल्कुल इसी तरह बात है कि ये वाकई ही जो रीजन में मौजूद इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, ये उनके प्रेशर पर सब कुछ जो है वो आपको यकदम तब्दीली नजर आ रही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें ये सिर्फ एक मुलाकात से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमें अगले अरसे में इस तरह के सरप्राइज मिलेंगे। लेकिन आने वाले ये दिनों में storm- असल में तो बैंकॉक में वो जो मुलाकात हुई एनएसएस की, वो भी तो एक तरीके से सरप्राइज था बाफना साहब, जिसको हम सरप्राइज समझ रहे हैं। कहीं वो एक वेल ड्राफ्टेड स्क्रिप्ट तो नहीं है जिसके तहत चला जा रहा है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक सुनियोजित योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की बातचीत को, इस तरह के फॉर्मेट को अपनाया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए जो है बेहतर नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि पहले मीटिंगें होगी, उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा। और ये भी अगर ये पहले से पता होता है कि वहाँ मोदी साहब जो है पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है उसका प्रेशर इतना ज्यादा दोनों देशों में बढ़ जाता कि इस मीटिंग का जो असली मकसद है वही खत्म हो जाता, और उम्मीदें इतनी बढ़ा दी जाती मीडिया में कि, और वो उम्मीदें जाहिर है कि वो इस मीटिंग में तो पूरी होनी नहीं है। और जिस तरह से कोई उम्मीद इस मीटिंग के साथ है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। एक तरह का जो माइंडसेट दोनों देशों में है एक दूसरे के प्रति, उसको बदलने की कोशिश जो है वो दोनों ही देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि जब तक दोनों देशों में एक माइंडसेट जनता के स्तर पर चेंज नहीं होगा, तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। दोनों देशों को अपना माइंडसेट बदलना होगा। लेकिन शाइना एनसी जी, अब सवाल ये उठ रहे हैं, कम से कम विपक्षी ये कह रहे हैं आपको कि आपने देश को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। वहां वो मुलाकात होती है, यहां सुषमा स्वराज जी को बुलाना पड़ता है, अपने उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो जाएंगे मीडिया चैनल्स में और पैनल का हिस्सा होंगे, उनको फिर ये बताया जाता है कि आपको क्या कहना है। और दूसरे ये कि ये आपकी सोची समझी रणनीति थी कि यूपीए के दौरान आप उन्हीं चीजों की आलोचना करें और अब लगभग मिलते जुलते उसी तरह के कदम उठाएं। यह भी कहा जा रहा है कि आप देश को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं ये कदम उठाते हुए। क्या ये आरोप आप स्वीकारती हैं? शाइना जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 12 साल के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री गए हैं पाकिस्तान, ये इसमें ही बड़ी सोच विचार है। और मैं कोट करना चाहती हूँ कि मोदी जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, देयर आर सम हु डिड नॉट वांट अस टू बी हियर, देयर वर दोज हु सॉ सिनिस्टर डिजाइन इन आवर प्रेजेंस हियर, बट वी आर हियर बिकॉज you had faith in us and now we have to have faith in you। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही बड़ी सोच है। ये कोई कैजुअल अनाउंसमेंट नहीं है। जो आपने कहा कि क्या ये सही था कि उनको देश को बताना चाहिए था, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव नहीं होता है कि वो किस ढंग से अपनी खुद के निर्णय ले। हमने उनको वोट दिया है तो हमने विश्वास जताया उनमें। मैं मानती हूं कि वो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े ऐसे मुद्दे हैं जहां उनको तय करना चाहिए। हम नहीं कह रहे और उन्होंने कहा, ये कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि आपने देश को पहले भरोसे में क्यों नहीं लिया। कई नेता ये भी कह रहे हैं कि हमने भी एक टैक्टिकल कदम ही उठाया था जब हमने शर्मल शेख में ये कहा था कि पाकिस्तान भी प्रताड़ित है ताकि नॉन स्टेट एक्टर्स को अलग किया जा सके। अब आप लोग अपनी टैक्टिक्स को जायज समझा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार इनसिक्योर है और वो इनसिक्योरिटी बार बार देखने मिलती है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए, और जो हम चाहते हैं कि ऐसे ही रिश्ते हो, तो हमें ये देखना है कि मीडिया ग्लेयर ही एक मुद्दा नहीं है, या फिर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ऑपोजिशन लोग कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है दिस इज a conspiracy of the opposition to suggest that the चलिए, party तो आप in कह रही हैं power कि ये has षड्यंत्र changed है its stand। विपक्ष का और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आमिर सुहेल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार। आमिर सुहेल साहब, क्या पाकिस्तान में भी लोगों का नजरिया बदल रहा है? अब क्या उसमें भी आप डिमार्केट कर सकते हैं कि ज्यादा सोच वाले लोग कौन से हैं? वो लोग जो अमन पसंद हैं, वो लोग जो प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि अब इस पूरे इलाके में शांति होनी चाहिए उनके अपने मुल्क में भी,
या फिर वो लोग अभी भी बहुतायत में हैं जो समझते हैं कि फंडामेंटल फैनेटिसिज्म यही उनकी पहचान है और ये यूएसपी उनसे छीनी नहीं जानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो प्रोग्रेसिव है और वो इस चीज को समझता है कि ये खित्ते में जो अमन की बका है उसमें पाकिस्तान और भारत के अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बुनियादी चीज जो है वो है। और मेरा ख्याल है कि आपको मैं इससे बड़ी क्या मिसाल दूं कि पाकिस्तान में जो एक इस हवाले से एक पॉजिटिव सोच जो है वो जारी हुई है, शुरू हुई है और अब डिस्कस होता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मौजूद जो हल्के हैं, स्टूडेंट्स के, लॉयर्स के, वकला और उसके अलावा जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं, इसके अलावा ताजिर ग्रुप्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो अब चाहते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब हमें कारोबारी एतबार से वो रिश्ते जो है उनको बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक दूसरे के से जो है वो इससे फायदा उठाया जाए। लेकिन जो दोनों तरफ से हुकूमती सतह पर जो पॉलिसीज हैं वो हौसला अफजा नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की रुकावट नजर आती है कि शायद तो आपके मुताबिक लोग चाह रहे हैं लेकिन हुकूमतें उस तरफ मददगार साबित नहीं हो रही हैं। सुरेश बाफना साहब, क्या ये वाकई हालात की सही समझ है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और हुकूमत में भी सिर्फ इन दो मुल्कों में को क्यों बांटे? बाकी देश जो इसमें अपना रोल कई बार डिस्क्रीट तरीके से प्ले करते हैं, कई बार सामने आकर प्ले करते हैं, वो क्या चाह रहे हैं? जिस बात पर नरेंद्र मोदी बार बार जोर देते हैं कि आपको गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ये वाला फर्क बंद करना पड़ेगा, टेररिज्म को टेररिज्म समझना होगा। क्या वो कंट्रीज जो चाहते हैं इन दोनों में बातचीत हो, अमन बहाली हो, वो उनका सिर्फ दिखावा है या वाकई अब वो ये चाहने लगे? नहीं, देखिए, पेशावर में जो आतंकवाद की जो घटना हुई थी वो बहुत ही भयावह थी। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का दृष्टिकोण भी बदला है और उन्होंने भी एक तरह से तय किया है कि इस आतंकवाद के खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी होगी। और पिछले कुछ दिनों के दौरान जो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और उनके नेताओं के जो बयान आए हैं सरकार की मंत्रियों की तरफ से, उनसे भी स्पष्ट होता है कि बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म, इसका जो फर्क वो पहले करते थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि वहां के आर्मी चीफ शरीफ ने तब यही कहा कि अब ये जो फर्क है ये हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है, हमारे लिए टेररिज्म बैड है और गुड टेररिज्म कहीं एग्जिस्ट उस तरह से नहीं है हमारी। तो ये जो फर्क उन्होंने करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक बदलाव आया है और वहां की सोच बदल रही है और सोच के अनुकूल जो है भारत और पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो अपने जो शांति के प्रयास है बाफना साहब, तो कम से कम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसमें ये रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। पंकज साहब, क्या ये जो हम देखते हैं कि पहले आप जो फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के डायलॉग हैं वो आपको कैंसिल करने पड़ते हैं, उसमें भी वही के फैक्टर आता है, उसमें भी कहीं आप हुर्रियत से बातचीत तो नहीं करेंगे, ये समस्या सामने आती है। फिर उफा में आप मिलते हैं, फिर लगता है एक उम्मीद जगती है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एनएसए लेवल की बातचीत इसी मुद्दे पर के फैक्टर, यही हुर्रियत, यही आकर सिमटती है। ये डूबना उतराना जो चल रहा है ये क्या दिखा रहा है? क्या अब हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही देशों के पास एक रोड मैप है और वो रोड मैप ओवरलैप करता है, एक दूसरे को समझदारी में लेके वो रोड मैप बनाया गया है, या फिर असल में ये रोड मैप तब बनेगा जब इस तरह की मुलाकातों से आपस में भरोसा और बढ़ेगा? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, रोड मैप है या नहीं, पर एक बात बहुत साफ है कि आपके पास बातचीत के अलावा आप कोई विकल्प नहीं है। दो न्यूक्लियर पावर अगल बगल हैं जिन्होंने 3 पूरी लड़ाइयां और करगिल को भी जोड़ लें तो 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और अब एक पूरी दुनिया में ये बात है कि अगर इनका तनाव इसी तरह से बरकरार रहा तो इसको पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते का मसला अब सिर्फ भारत पाकिस्तान पर नहीं है बल्कि शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पे निगाह है। और एक बहुत ये बात मानी जा रही है कि दुनिया को अगर आर्थिक मंदी से और इस तरह के उससे निकलना है जिससे बार बार वो गुजरने को मजबूर हो रही है, तो जो भारत पाकिस्तान का पूरा इलाका है या जो भारतीय महाद्वीप है, यहाँ पर एक शांति चाहिए और यहाँ पे बाजार को विकसित होने का पूरा मौका चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उपभोक्ता यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दबाव बना हुआ है। और एक बात बहुत साफ है, शायना इनसे आज बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, पर दिक्कत क्या है कि जब विपक्ष में रहती है भारतीय जनता पार्टी, पहले भी यही हुआ है, करगिल के बाद भी आप ध्यान दें तो परवेज मुशर्रफ को यहां बुलाया गया था, तो ये होता रहता है क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे सामने अब कोई रास्ता है नहीं। पर जब प्रतिपक्ष में रहते हैं तो भाषा एकदम ही अलग होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुंबई में आप गुलाम अली को गाने भी ना दें और लाहौर में दावतें हों। तो कुल मिला के जनता
उसको ये शायद समझना चाहिए कि ये राजनेता जो नहीं, बयान तो जिन देते लोगों ने हैं, गाने जो नहीं दिया वो तो आज भी यही कह रहे हैं कि आप दाऊद को वहां से पकड़ कर हाँ, लाएंगे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उन लोगों को फिर नरेंद्र मोदी उसी वैचारिक राजनीतिक परिवार के हिस्से हैं, फिर उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार की भाषा अलग होती है, जबकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए गिरिराज सिंह हर तीसरे दिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की धमकी और टिकट जारी किया करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जनता को सोचने की बात है। ये जो मौका है ये जनता के लिए एक सबक है। भारत की जनता इस बात को देखे और ऐसे लोगों पर भरोसा ना करे जो नफरत की बात करते हैं, और ये समझ ले कि जो दो पड़ोसी हैं उन्हें मिलजुल कर ही रहना है, कितनी भी तकलीफें हों, लेकिन आपको इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। लेकिन वाइल अहबाद साहब, ये उनके दिमाग में, नरेंद्र मोदी के दिमाग में, जब वो नवाज शरीफ से मिल रहे होंगे, टॉप ऑफ द माइंड एजेंडा क्या होगा उनके दिमाग में? सबसे ऊपर वो बिंदु क्या होंगे जिन पर वो चर्चा करेंगे नवाज शरीफ के साथ? क्योंकि वो एन रूट टू दिल्ली रुक रहे हैं लाहौर में कुछ देर के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं काबुल से। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भारत का इशू था, क्या ये उनके दिमाग में होगा? क्या काबुल ने अपनी चिंताएं पाकिस्तान के संदर्भ में नरेंद्र मोदी साहब को बताई होंगी? क्या इसको पहले उठाया जाएगा, या इसमें आप कुछ ऊपर नीचे नहीं देखते? आपको लगता है कि भारत पहले अपनी बात करेगा और उसके बाद बात आएगी अफगानिस्तान की? देख, नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी दिमाग में बिल्कुल साफ है, उनका मैंडेट भी है, उनकी काफी मैसेज में मिलना चाहिए, वहां पर उनकी बताना पड़ेगा। ये सबसे पहले हमारा कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बुलेट में फायर कर सकते हैं, हमको 10 बुलेट वापसी करना चाहिए आपके लिए। ये तीसरी मैसेज भी है हाफिज इब्राहिम का और हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम का, हमको हर हालत में डोमेस्टिक प्रेशर हमारे देश में तो मानते के लिए 26/11 उसके अलावा है, हमको मांग रहे कब्जा करना चाहिए। अगर ये मैसेज में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और वहां पर उन्होंने काफी मदद कर रहे नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए उनकी डोमेस्टिक प्रेशर भी काफी था, क्योंकि वहां पर शक है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर ये लोग सोचते हैं इस सरकारी में वो कोई शांति नहीं मांग रहे, इसलिए हमको झगड़ा शुरू होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल कंपल्शन दोनों देश में, आप एक चीज देख लो, अभी तक मैंने ट्विटर देख रहा, कितना हजारों वाले लोग थे, इतना खुश हो गए लोग। हमारी आपकी सरकारी भी है, उनकी काफी इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप खुश होना चाहिए। ये मैसेज आ रहे, काफी मैसेज आ रहे। और तीसरी बात, अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में आप देख रहे हो लेस देन $2 बिलियन डायरेक्ट ट्रेड, लेकिन अगर थ्रू दुबई $30 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। आप ये समझ लो, अगर आप लोग दोनों को शांति हो जाएगी, कितना फायदा हो गया लोग के लिए। अगर ये आपके दिमाग में आना चाहिए। देख लो, अभी ताबी से बात कर रहे पाइपलाइन से, और अभी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बात कर रहे, चीनी के पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रहे, इंटरनेशनल रिसेशन शुरू हो रहा है, और यहां पर काफी प्रोस्पेरिटी हो रहा है। अगर ये मुल्क में साथ में आ जाएंगे, कितना शांति हो गया साउथ एशिया के अंदर। ये दोनों न्यूक्लियर देश में दोनों रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, दोनों होना चाहिए। मतलब ये पीस ट्रैक शुरू करना चाहिए हर हालत में। ये पंकज साहब, ये अहम बात कही गई। ये असल में अभी दिमाग में, जो मैंने इनसे भी पूछा, क्या तापी चल रही है भारत के दिमाग में? क्या भारत के दिमाग में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर चल रहा है? भारत के दिमाग में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है? भारत के दिमाग में टेररिज्म एज अ होल चल रहा है? भारत के दिमाग में कश्मीर भी चल रहा है? भारत के दिमाग में क्या चल रहा है जब अक्रॉस द टेबल अगर बातचीत होती होगी तो? देखिए, मुझे लगता है कि सारा जोर, और शायद ये मनमोहन सिंह के समय से ही है जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलने देने की बात थी, कि व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में अब शायद वही असली रास्ता है। और ये बात बार बार कही जा रही है कि खास तौर पर जो बड़े घराने, कॉरपोरेट घराने हैं, और हम जानते हैं कि बिजली का संबंध अभी पिछले दिनों अडानी का और पाकिस्तान को बिजली देने का भी एक मसला है। तो बड़े जो ग्रोथ रेट को प्रभावित करने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं, और जो लोग उसके नियंता हैं, और भारत सरकार खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उन्हें विकास के रास्ते पर जाना है और विकास ही एकमात्र मंत्र है, तो ये एक दबाव भी है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का भी, जो बिग कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनका भी है, कि शांति हो और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज हों। कहीं ना कहीं उसका दबाव भी काम कर सकता है। और जहां तक कश्मीर की बात है, एक बात अब देखिए बहुत सही है, कितनी भी आलोचना की जाए और कितना भी कहा जाए कि भारत की संसद में ये पारित हो चुका है और पाकिस्तान भी 1 इंच पीछे हटने को और तैयार नहीं है, बल्कि वो कश्मीर लेने के लिए पूरी बात करता है। लेकिन एक बात अब धीरे धीरे इस बात को समझा जा रहा है कि पिछले दिनों जैसे कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा
कि शायद अब वो समय आ गया है कि इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो नियंत्रण रेखा है उसे ही अब एक अंतर्राष्ट्रीय सरहद की मान्यता देने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। अब भावुकता में आप कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी बात कर लें कि नहीं नहीं हम तो एक एक इंच वापस ले लेंगे, और दोनों तरफ से ऐसी बातें तो क्या करते लेके हैं। इसको लेकर भी सुरेश बाफना साहब, क्या दिमाग में कोई डिजाइन, क्या जिस तरीके से हमने देखा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ, उसको अमली जामा पहनाया गया, 75 में कहीं बात हो रही थी और वो आखिरकार मोदी साहब ने कर दिया, ठप्पा लगाने का आखिरकार क्रेडिट उनको दिया गया। तो क्या, लेकिन इस बीच आइए देखें कुछ अहम इनपुट। I reject completely Shrimati Sushma Swaraj's claim that it's statesmanship-like. It was a spontaneous decision which was taken today. And I make this serious statement, and we have definitive information, it was pre-arranged, pre-discussed between the two prime ministers when they met in Paris, and what was never known to the country or to the Indian Parliament for 1 hour in a hotel room in Kathmandu on the margins of the SAARC summit previously. This prime minister has not gone there to take forward a roadmap to engage with Pakistan for building an understanding that would at least eliminate the immediate threats and address the past issues in a very complex and tense relationship between the two neighbors. I would like to make it clear that Indian National Congress has always been for a meaningful and productive engagement with Pakistan, which has to be taken forward on a defined roadmap with stated objectives which are the endorsement of national consensus. What the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has done by this visit, which is unannounced, unprecedented, cannot be termed as statesmanship. Diplomacy must have seriousness. It must have gravitas. Engagement between nation states and talks between heads of states and governments must have predictability. In the last 67 odd years, no Prime Minister of India has landed in another country in this manner and claimed that this was just to wish Nawaz Sharif on his birthday. How many heads of states and prime ministers in the world just abruptly make detours and land in the capital of another country to greet and to wish on birthdays and Christmas? This country cannot be fooled by that. Prime Minister's approach and this BJP government's approach prior to coming to power was a hawkish approach, threatening Pakistan. They prevented any meaningful dialogue and opposed it for 10 long years when UPA was in government. Even a meeting between the prime ministers of the two countries, or the prime minister and the president earlier when Pervez Musharraf was there, was described by them as an anti. जो अनप्रेसिडेंटेड हो वो जरूरी नहीं है कि स्टेट्समैनशिप के दायरे में ही आता हो। जनता को भरोसे में नहीं लिया गया, देश को बताया नहीं गया। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये पहले से तय नहीं रहा हो
और बहुत मुमकिन है कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन में कॉन्फ्रेंस के दौरान साइडलाइंस पे जो बातचीत हुई थी उसमें ही ये तय हो गया हो कि आपके जन्मदिन के दिन मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन हम इसको गुप्त रखेंगे और मैं इसको उसी दिन अनाउंस करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मोदी की शरीफ डिप्लोमेसी।